हेलो एवरीवन। तो आज हम रिकॉर्ड करेंगे 30 दिसंबर 2024 का प्री सिक्योर। इसमें हम हमेशा की तरह करेंगे 5 करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू, जो कि आपके प्रीलिम्स को और ज़्यादा सिक्योर बनाएगा। इसको करने के बाद आप क्या करोगे, जो भी पॉइंट्स इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है उनका नोट्स आप ज़रूर बनाइए, है ना। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक्स ऑफ द डे, ये 5 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। कोनेरू हम्पी, ये क्या है, कौन है। पीएसएलवी C60 स्पेस स्पार्डेक्स मिशन, इसके बारे में एक एमसीक्यू हम लोग पहले कर चुके हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023। स्नैप इलेक्शन कहाँ होता है, रिक्यूजल ऑफ जजेस क्या है। 5 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर विथ 5 एमसीक्यू इन द माइंड। तो कोनेरू हम्पी ने अभी जीता है हर सेकंड वुमेन्स टाइटल एट द वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप हेल्ड इन न्यूयॉर्क। इन्होंने चेस चैंपियनशिप एक तरह से जीता है और दूसरी बार जीता है। शी डिफीटेड इंडोनेशियाज इरेन्यूस सुकंदर इन द फाइनल मैच, स्कोरिंग एन इम्प्रेसिव 8.5 पॉइंट्स ओवर 11 राउंड्स। तो ये है कोनेरी हम्पी, इन्होंने चेस चैंपियनशिप जीता है। At 37 year old, Konori Humphrey is the first woman to achieve the title of World Rapid Champion more than once. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वुमेन बनती है ये। फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। कोनेरू हम्पी रिसेंटली अचीव सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन हर चेस कैरियर बाय विनिंग द वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप। तो जहां हमने गुकेश का देखा, डी गुकेश, उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता और यहाँ पे कोनेरू हम्पी जीत रही हैं। यही इंडिया का स्पोर्ट्स का हाईलाइट है दिसंबर का। बाकी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम लोग क्या कर रहे हैं आपको पता ही है, और ऐसी चीज़ें प्रीलिम्स में काफ़ी पूछी जाती हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सी इज ऑल्सो द टॉप रैंक्ड फीमेल प्लेयर फ्रॉम इंडिया, है ना। ये फेस आपको देखने को मिला होगा एक दो दिनों में, रील्स में, मीम्स में, न्यूज़पेपर में। थर्ड इनकरेक्ट है, फर्स्ट सेकंड करेक्ट है। पीएसएलवी, पीएसएलवी क्या होता है, पीएसएलवी C60 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एलवी मतलब लॉन्च व्हीकल, पी मतलब पोलर, एस मतलब सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 जो है, स्पारडेक्स मिशन इसरो इसको लॉन्च कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, 2 सैटेलाइट जाएंगे और इनका डॉकिंग होगा, डॉक होंगे, आपस में मर्ज होंगे, मिलेंगे। जैसे कि आप ट्रेन्स देखते हो ना, एक कोच दूसरे कोच से अटैच होता है, इंजन जाके ट्रेन्स के डब्बों से अटैच होता है, उसको डॉकिंग बोलते हैं। तो ये भी डॉकिंग एक्सरसाइज कराया जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में कराया जाएगा। इंडिया वुड बिकम द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड, 5th कंट्री नहीं 4th कंट्री बनेगा इंडिया। तो 5th जो है वो गलत है, 4th होता तो सही होता। द मिशन ऑल्सो एम्स टू फैसिलिटेट पावर ट्रांसफर बिटवीन डॉक्ड स्पेसक्राफ्ट। जो भी स्पेसक्राफ्ट डॉक्ड किए जाएंगे उनके बीच में क्या मिशन कराएगा, पावर ट्रांसफर भी कराएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है ना। डॉकिंग मतलब 2 सैटेलाइट को आपस में एक तरह से ज्वाइन कर देना, जैसे कि ट्रेन्स का ज्वाइन होता है इंजन और बाकी कोचेस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉकिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, तो आंसर सी हो जाएगा। सी क्या है, 1 और 3। इसरो ये बहुत ज्यादा न्यूज में है और आपको इसको पढ़ना चाहिए। यूएस, रसिया, चाइना इसको कर चुके हैं। वी आर गोइंग टू बी द 4th कंट्री फॉर जो डॉकिंग एक्सरसाइजेस करा पाए, ठीक है। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए सैटेलाइट्स, और ये हम लोग डिटेल में हम लोगों ने डीसीए में कवर किया हुआ है। तो आप 31 दिसंबर का डीसीए देख सकते हैं इसको और डिटेल में समझने के लिए, ठीक है। बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ईच सैटेलाइट का वेट कितना है, 220 kg वेट पे ये लोग काम कर रहे हैं। स्पेस डॉकिंग, 2 स्पेसक्राफ्ट रेंडेजिबू मतलब मिलना एंड फिजिकली कनेक्ट इन ऑर्बिट टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेस डॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 3, लॉजिस्टिक सेक्टर इंप्रूवमेंट का क्या क्वेश्चन है, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 क्या है, व्हाट इज लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 एन इनिशिएटिव फॉर लॉजिस्टिक सेक्टर इंप्रूवमेंट। तो लॉजिस्टिक सेक्टर किसको कहते हैं, जो भी मान लो कि ट्रेन है, बसेस हैं, है ना, पोर्ट्स हैं, वहां से जो भी आपका सामान जा रहा है, गुड्स जा रहा है, क्या फैसिलिटीज हैं, कितना इजीली जाता है, कितना टाइम लगता है, क्या मूवमेंट में, तो पूरा लॉजिस्टिक सेक्टर में आ जाता है ना। जैसे मान लो यहाँ से कुछ गुड्स शिप करना है आपको, या अंदर ही अंदर दूसरे स्टेट में पहुँचाना है, तो वो सब कुछ स्टोर करना है, सब कुछ किस में आ जाता है, लॉजिस्टिक सेक्टर में। इसका रिपोर्ट जो रिलीज करता है आईएमएफ, आईएमएफ नहीं रिलीज करता, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, इसलिए फर्स्ट गलत हो जाता है।
सेकंड, इंडिया रैंक्स 38 आउट ऑफ 139 इन द एलपीआई रिपोर्ट 2023, सेकंड सही है, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इंडिया ने बनाया था, फोकसेज ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पे ये बात हुआ था, तो ये फिक्स्ड वर्ड नहीं होता यहाँ पे, तो शायद ये स्टेटमेंट सही होता। थोड़ा ट्रिकी है, इट्स नॉट वेरी इजी स्टेटमेंट, क्योंकि कई बार फ्लो में आप इस स्टेटमेंट को सही पकड़ लोगे। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है कॉम्प्लीमेंट्स एनएलपी, तो बिल्कुल सही है। गति शक्ति मास्टर प्लान में हम बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं बाय एड्रेसिंग डिजिटाइजेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बट गति शक्ति में हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटाइजेशन वगैरह का खास रोल नहीं है, वो तो लॉजिस्टिक सेक्टर में हम नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में ऑलरेडी कर रहे हैं। हार्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम है वो किसका है, गति शक्ति का है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा डिजिटाइजेशन वगैरह का काम किसका है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का। तो थोड़ा इन दोनों के काम जो है वो आपको पलटे हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही है वो 2 है, बाकी स्टेटमेंट जो है वो आपको गलत दिखेंगे। तो रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, इंडिया का जो रैंकिंग है 38 आउट ऑफ 139, दैट इज करेक्ट, है ना। और धीरे धीरे इंडिया अपना रैंकिंग इसमें इंप्रूव करता जा रहा है। लॉजिस्टिक्स में इंडिया को अपना कॉस्ट रिड्यूस करके 8 to 9% ऑफ जीडीपी के आसपास लाना है, जो अभी 13-14% ऑफ जीडीपी के आसपास चलता रहता है, ठीक है। चलिए, ये है आपका ये क्वेश्चन। फाइनली बी मतलब एक करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें एक वर्ड है, देयर इज अ टर्म इन द 4th क्वेश्चन। उस टर्म के लिए मैंने इस पूरे क्वेश्चन को लिया है कि आपको ये पता होना चाहिए। स्नैप इलेक्शन, स्नैप, आप अलग अलग सोशल मीडिया यूज करते हो, उसमें स्नैप्स भेजते हो ना, ठीक है। तो वही स्नैप इलेक्शन क्या होता है, a snap election is called earlier than expected to take advantage of a unique political opportunity or to resolve a deadlock in the parliament। तो बस यही है स्नैप इलेक्शन, जो कि जर्मनी में होता है। बाकी जर्मनी का इलेक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट मैं बता देता हूं, गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही है। द जर्मन इलेक्टोरल सिस्टम यूज्ड अ मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ देखते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखते हैं, है ना। वेयर 290 इंडिया के प्रेसिडेंट, वेयर 299 मेंबर ऑफ द बंडस्टैग आर इलेक्टेड थ्रू द फर्स्ट पास द पोस्ट and the remaining seat are allocated through proportional representation based on second votes for party list। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट स्नैप इलेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 4th में आपको जो चीज़ ध्यान में रखना है वो क्या है, स्नैप इलेक्शन। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नहीं है, और स्नैप इलेक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर, जर्मनी का इलेक्शन से हमें बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे चलते हैं। जुडिशियल रेक्यूजल क्या है। कोई भी जज जो होता है, जज बेंचेज में होता है ना। बेंचेज मतलब कोई केस का हियरिंग करते हैं तो जज लोग कर रहे होते हैं, और कई बार मान लो जज से रिलेटेड ही कोई केस हो, उनके फैमिली मेंबर वगैरह वगैरह से रिलेटेड, तो जज बोलता है कि नहीं, हमें जो है हम इस केस में नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पे ये केस जो है मुझसे या मेरे किसी फैमिली मेंबर से रिलेटेड है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिक्यूजल बोलते हैं। अपने आप को पीछे हटा लेना, अपने आप को पीछे खींच लेना, है ना। एक तरह से ये चीज दिखाता है कि देखो, जजेज जो है, भले ही जज होता तो भी इम्पार्शियल डिसीजन देता, बट नहीं है तो बाकी लोगों को भी ये लग रहा है कि हाँ, डिसीजन जो जजमेंट किया जा रहा है वो जजमेंट एक्चुअली में देखने में भी जजमेंट जैसा लगे, देखने में भी आपको क्या मिले, जस्टिस मिले, है ना, और जस्टिस एक्चुअली में भी हो। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन, ये बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और बाकी जज को जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो अपने आप को पीछे हटा लेंगे। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पे क्या पूछा है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी मतलब दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। तो जुडिशियल रिक्यूजल ये इंपॉर्टेंट टर्म है प्रीलिम्स के लिए, जो आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें रिसेंट केसेज वैसे चल रहे हैं, तो केसेज वैसे हमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। चलिए फिर, ये हुआ आज का प्री सिक्योर। आई होप आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हो, और कुछ नहीं पता उनका आप ज़रूर नोट्स बना लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।